सो वायरल हिट एपिसोड 41 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम 244 के प्लान के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था 244 ने सियोनजुन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट जाके हॉबिन को दे देता है और अपने आप के बारे में सब कुछ रिवील करता है, यहाँ तक कि अपने तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स हॉबिन को भेजता है। और अब अपना बदला लेने के लिए सियोनजुन उसके पास आता है। अब आगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग कहते हो कि लाइक टारगेट नहीं देता हूँ, चलो आप लोगों के लिए लाइक टारगेट है। एक दिन के अंदर 2500 लाइक्स कर दो, मैं अगला एपिसोड कल ही लाऊंगा। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं दोनों को आमने सामने। 244 की हालत खराब है, उसके सर से खून निकले जा रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। 244 कहता है ये बहुत अच्छा है ना, हम दोनों के पास कॉलीफ्लावर ईयर्स है। पता है तुम्हें, ये मुझे उस वक्त की याद दिलाता है जब हम दोनों लड़े थे। सियोनजुन कहता है बिल्कुल, पर ये बताया नहीं जा सकता कि तब कौन आखिर में जीता था। और तभी देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है, पर तभी आवाज़ आता है क्या कोई अंदर है। ये आवाज़ सुनते ही सियोनजुन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है ये साउंड तो। 244 सामने जाता है, दरवाज़ा खोलते हुए कहता है मैं बस अपना कुछ काम मिस्टर बीएक के साथ ख़त्म कर रहा हूँ, आइए आइए अभी आइए। और तभी देखते हैं एक आदमी को जिसे देख के सियोनजुन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम खाने के टेबल पर देखते हैं सियोनजुन चुपचाप बैठा हुआ है। उस आदमी की आवाज़ हमें सुनाई देता है। वो कहता है हाँ मैंने सुना, क्या हुआ मिस्टर बीएक के साथ। शायद तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट उसने तुम्हारे परमिशन के बिना किसी को दे दिया है। वैसे उसने ऑर्डर फॉलो किया था। ये सुन के सियोनजुन कहता है क्या मतलब है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं। वो कहता है क्योंकि मैंने उसे करने को कहा था, और ये और कोई नहीं असेंबलीमैन टेसान जू है, यानी असेंबली से या फिर बोल सकते हो सरकार से एक पॉलिटिशियन। वो कहने लगता है और उन दोनों को चाय देने लगता है। कहता है अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो ये आइडिया पूरी तरह से मेरा था, मैंने ही उसे कहा था। सियोनजुन कहता है पर क्यों, आपने ऐसा क्यों करने को कहा था। वो कंटिन्यू करता है और कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करते रहो। कब तक तुम इन सब के पीछे भागते रहोगे और चेस करते रहोगे, कब तक तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहोगे। ये सब सुन के सियोनजुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस कहने लगता है क्या बात कर रहे हैं आप। वो कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। सियोनजुन कहता है हाँ तुम यूट्यूब में बहुत अच्छे कर रहे हो, तुम्हारे पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, अब टाइम आ चुका है कि तुम पॉलिटिक्स में आ जाओ। ये सुन के सियोनजुन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो बंदा फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है तुम पहले याकुजा ग्रुप में थे, उसके बाद सबसे तुमने माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि यूट्यूब में सब ने तुम्हें माफ़ भी कर दिया, और अब तो तुम एक ऑनेस्ट मैन हो जिसके पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, और अब टाइम आ चुका है तुम्हें अपना सपना पूरा करने का। सियोनजुन अभी भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर कुछ देर बाद वो आदमी 244 को देखते हुए कहता है लगता है इसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। 244 कहता है माय मिस्टेक, मुझे उसे पहले ही बता देना चाहिए था। और वो उससे कहने लगता है जब मैंने तुमसे पहले मिला था, पहली बार मिलते ही तुमने कहा था तुम्हें पावर और पैसा चाहिए, तो पैसा तो तुम्हारे पास है, अब पावर आने की बारी। यहाँ तक कि ये तुम्हें भी पता होगा चाहे कितने भी रीच हो जाए पर पावर के सामने सबको झुकना पड़ता है। एनीवे सियोनजुन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से तुम्हारे पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पावर भी आ जाएगा। ये सब सुन के सियोनजुन उनके सामने झुक जाता है, बो डाउन करता है और कहता है थैंक यू मिस्टर जू। वो कहते हैं बस अभी थैंक यू मत कहो क्योंकि आगे तो काम और ज़्यादा होने वाला है। पर तभी सियोनजुन पूछता है पर मेरा एक क्वेश्चन है, जो मैं काम करता हूँ अब मेरा काम कौन करेगा। ये सुन के वो कहते हैं आई एम ग्लैड कि तुमने ये सवाल पूछा क्योंकि तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट तो है। ग्रेटफुल कि तुम्हारी एक्जे कंपनी ने आज तक हमारे लिए जो किया है। 244 हमारे लिए पैसे बनाता है, वो भी डार्क वेब से, और तुम उस पैसे को लॉन्ड्रिंग करते हो और उसके बाद हमें देते हो। अब तुम्हारा ये सब काम खत्म होता है, अब बारी आ चुका है कि तुम अपना हाथ पूरी तरह से साफ कर लो क्योंकि अब फ्यूचर में तुम बनने वाले हो असेंबलीमैन सियोनजुन बीएक। वो ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास्ट खराब नहीं हो सकता है ना। सियोनजुन कहता है सर सब कुछ तो ठीक है पर मेरे जगह रिप्लेस वो कौन करेगा। वो बंदा कहता है चिंता मत करो, हमारे पास ऑलरेडी एक बंदा है जो ऐसा काम कर सकता है। शायद उसका नाम क्या था, उसका नाम हाँ उसे वीट कहते हैं। ये नाम सुनते ही
सियोंजुन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसकी आंखों में हम गुस्सा देखते हैं क्योंकि हम जानते हैं वो हॉबिन से कितना ज़्यादा नफरत करता है। 244 कहता है, सॉरी सियोंजुन, ये मुझे तुमसे सीक्रेट रखना पड़ा, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब तुम दोनों सिर्फ एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लड़ रहे थे। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर अब समय फाइट करने का बिल्कुल नहीं है। तुम अब तक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे इस ड्रीम को पाने के लिए, इस पावर को पाने के लिए। आई एम श्योर कि ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि तुम उसे लाइक नहीं करते, पर ये सब सुन के वो कहता है, अब ये मेरे लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब मेरे मन में हॉबिन के लिए कोई भी रिजनमेंट नहीं है, कोई भी गुस्सा, कुछ भी नहीं है। वो स्माइल करने लगता है। 244 स्माइल करते हुए कहता है, अरे अरे, फिर क्या मैं आपसे तुम्हें असेंबलीमैन भी एक बुलाऊं? सीन शिफ्ट होता है। हम सियोंजुन को बाहर देखते हैं। वो बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश। पर तभी अंदर हम देखते हैं 244 और वो पॉलिटिशियन यानी मिस्टर जो बैठा हुआ है। 244 कहता है, ये अच्छा ही हुआ कि उसे ये प्लान पसंद आया। वो कहता है, इंडीड। दोनों अब खाना खाना स्टार्ट करते हैं। 244 तभी कहता है, लोग पावर पाने के लिए कुछ भी करता है। फिर से वो यानी मिस्टर जू कहता है, इंडीड। सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन के ऑफिस में देखते हैं। हॉबिन सबको कहता है, ऑल राइट, मैंने डिसाइड कर लिया है। सब कोई सुनो मेरी बात, मेरे साथ डाउनटाउन में चलो। मैं बहुत ज़्यादा क्लूलेस हो चुका हूँ कि मैं अब क्या करूँ। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी कुछ देर बाद देखते हैं वो स्नैपर के पास जाता है और उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए कहता है। पर स्नैपर कहता है वीकेंड में वो अपने ग्रैंडमा के साथ ट्रिप पे जाएगा। ये सुन के हॉबिन चौंकता है और कहता है, क्या तूने तो मुझे कभी अपने ग्रैंडमा के बारे में नहीं बताया? वो कहता है, हाँ, मैं भूल चुका था, तुम तेहुन से जाके पूछो। वो कहता है, मैं तेहुन से पूछ चुका हूँ, पर उसने मुझे पहले ही लात मार के भगा दिया था। यहाँ तक कि हम देखते हैं वो मानगी से भी जाके पूछता है, पर मानगी भी कहता है, नहीं, वीकेंड में मेरा प्लान है, मैं अपने सब्सक्राइबर्स से मिल रहा हूँ, तो मैं भी नहीं जा सकता। उसके बाद रूमी को कहता है, पर रूमी भी कहती है, नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं वीकेंड में लाइव करने वाली हूँ। और इन सब के बाद लास्ट में वो जाके पूछता है ग्यूल, या फिर बोल सकते हो यूलगा से। वो कहता है, ग्यूल। अच्छा दोस्तों, एक नोटिस, अब से मैं इसे ग्यूल कहूँगा क्योंकि इसका नाम एक्चुअली में ग्यूल था, पर मानबा के पहले चैप्टर्स में कुछ इसके नाम में मुझे कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं यूलगा कहता हूँ। सो आपसे ग्यूल कहूँगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ग्यूल 2 कैरेक्टर है, एक तो वांगू की बहन और एक ये। मैं इसे ग्यूल कहूँगा और उसे ग्यूल 2 कहूँगा। ओके, सो जब वो ग्यूल के पास जाता है और उसे पूछता है, वो कहती है, बिल्कुल मैं फ्री हूँ। ये सुन के उसे अजीब लगता है और वो कहता है, क्या तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? वो कहती है, क्या नहीं, मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है, प्लान कैसे होंगे? ये सुन के हॉबिन बहुत खुश होता है और उसे खुशी से झूमते हुए कहता है, ओके, ये तो बहुत बहुत अच्छा है। तो मेरे पास भी कोई दोस्त नहीं है और मुझे डाउनटाउन में कुछ खरीदने भी जाना है, तो चलो तुम मेरे साथ चलो। ये सुन के वो कहती है, क्या सिर्फ हम दोनों जाएंगे? हॉबिन कहता है, बिल्कुल, हम दोनों ही जाएंगे और कोई नहीं होगा हमारे साथ। ये सुन के ग्यूल बहुत ज़्यादा हैरान होती है। सीन शिफ्ट होता है। शाम को हम उसके घर में देखते हैं, उसे बहुत हैरान देखते हैं। वो बस हॉबिन की वही बात सोच रही है कि उसने कहा था, बिल्कुल हम दोनों ही होंगे और कोई नहीं होगा। और तभी देखते हैं वो अपने गालों में स्लैप करती है, बहुत शर्मा जाती है, ब्लैशिंग करने लगती है और सोचती है, इस दुनिया में आखिर क्या हो रहा है? वो आखिर क्या सोच रहा होगा? मुझे ये क्लियर इंडिकेशन लग रही है कि ये ज़रूर एक डेट होगा। और तभी देखते हैं वो अपने स्टफ टॉय को मारने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है। और तभी उसके पापा वहाँ पे आता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। पर वो कहती है, पापा, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब समय आ चुका है कि मैं थिंगाबाजी को बाहर निकालूं। और तभी देखते हैं वो अपने आप को मेकओवर कराने लगती है और सोचती है, बहुत दिन हुए हैं जब मैंने किसी चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस लिया है। और सोचती है कि अब सिर्फ 3 ही दिन बचा है और मैं अब सीख लूँगा कि कैसे बुड्ढों की तरह बात नहीं करते हैं। हम देखते हैं वो कैसे अच्छी तरह से बोलते हैं। उस तरह की एक किताब लाती है और पढ़ना शुरू करती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक पार्क में वो दिन आ चुका है जब वो दोनों बाहर जाने वाले हैं। तभी सब लोगों को देखते हैं, सब सामने देखते हुए हैरान होते हैं और कहते हैं, अरे ये वीट है ना? हम हॉबिन को देखते हैं, बंदा बहुत ज़्यादा गेटअप करके आया है भाई। सच में अब लगता है कि ये बंदा रीच हो चुका है। वो सोचने लगता है, शायद ग्यूल किसी भी मिनट यहाँ पे आ सकती है। आई एम ग्लैड मैंने उसे हेल्प करने के लिए चूज़ करा है। पर सब लोग उसे देख के कहने लगते हैं, अरे यहाँ पे वो किससे लड़ने आया है? पर तभी वहाँ पे ग्यूल आती है और कहती है,
आई होप कि मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करवाया है हॉबिन। पर उसकी तरफ बिना देखे वो कहता है शायद हमें जाना चाहिए, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। ग्यूल कहती है सच में? और तभी हम उसे बहुत खूबसूरत एक ड्रेस पहने हुए देखते हैं। सच में वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, हॉट नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और वो बहुत ही प्यारी तरीके से उससे कहती है तो क्या प्लान है आज का हॉबिन? और मन में सोचने लगती है वाओ, मेरे हाथ तो अभी से स्वेटी हो रही है। और फिर से कहती है बोलो ना क्या प्लान है हॉबिन हम दोनों के लिए? पर हॉबिन बस सोच रहा है पता नहीं कि किस तरह की गिफ्ट भूमि पसंद करेगी। हॉबिन को पहले ये समझ नहीं आता और वो कहने लगता है अच्छा तुम आज की बात कर रहे हो ना? ओ अच्छा, मैंने तो तुम्हें बताया नहीं क्या करने वाले हैं हम। अरे मैं कुछ दिनों से ना इम्पोर्टेंट चीज़ों को बोलना ही भूल जाता हूँ, पहले मेंशन करना ही भूल जाता हूँ। बाय द वे मुझे लगता है कि आज तुम कुछ अलग लग रही हो, तुम्हारे बोलने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग है। ग्यूल उसे कहती है ओ स्टॉप इट हॉबिन। पर तभी हॉबिन कहता है मुझे भूमि के लिए प्रेजेंट लेना है। देखो तो मैं ये बताना ही भूल गया था। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बस आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है और वो चुप हो जाता है, वहीं पे ठहर जाता है। हॉबिन हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें पता है मैंने अब तक किसी भी लड़की को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तो मुझे पता नहीं कि उसे क्या पसंद आएगा। आई एम सॉरी, मुझे ये तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। वैसे तुम ये किसी को पहले बताओगी नहीं, तुम्हें पता है मैं उसे मेरे साथ आउटिंग के लिए पूछना चाहता हूँ। ग्यूल बस उसकी तरफ देखती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। और तभी देखते हैं वो हॉबिन के साथ बिताया हुआ हर एक पास्ट मोमेंट, हॉबिन उससे कैसे बातें कर रहा था आउटिंग जाने से पहले, और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसने अपने आप को कितना ज़्यादा मेकओवर कराया है, कितना ज़्यादा मेहनत करी है यहाँ पे आने के लिए, सब कुछ याद करती है। और हम तभी उसे थोड़ा सा स्माइल करते हुए देखते हैं। ये स्माइल ठीक वैसा स्माइल है जब हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हम रो नहीं सकते पर हमें स्माइल करना पड़ता है। हॉबिन भी उसके साथ बात करते हुए आगे बढ़ने लगता है। सारे के सारे लोग अब उसको देख के सोचने लगता है कि शायद आज भी वो कोई लाइव स्ट्रीम करने आया है, पर उसके साथ कोई कैमरा नहीं है, शायद वो हैंग आउट करने आया है। और तभी वो लोग ग्यूल को देखते हैं और कहने लगते हैं अरे वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुन के वो सोचती है उनको लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ, पर हॉबिन को नहीं लगता। वो शायद मुझे उस नज़र से नहीं देखता। वो उसके साथ यानी हॉबिन के साथ जा रही थी, आसपास हर कोई उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसको बाहर जाने के लिए पूछना भी चाहते हैं, उसका नंबर लेना चाहते हैं। ये सुन के वो बस सोचती है वो लोग बोल रहे हैं कि मैं क्यूट हूँ, पर शायद उसके लिए मैं क्यूट नहीं हूँ। और तभी पूछती है हॉबिन तो कैसे तुम उसे बाहर जाने के लिए पूछोगे? और सोचती है अगर उन लोगों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया तो शायद हम इस तरह से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। हॉबिन कहता है वो तुम्हें जानना है कैसे मैं उसे बाहर जाने के लिए पूछने वाला हूँ? बिल्कुल, जैसे कि नॉर्मली होता है कन्वेंशनल वे, वैसे ही मैं करूँगा। मैं कुछ कैंडल्स को उसके घर के बाहर हार्ट शेप में रखूँगा और उसके बाद वैसे ही उसे बाहर जाने के लिए पूछूँगा। ये सब सुन के हम देखते हैं ग्यूल भड़कने लगती है और कहने लगती है अगर तुमने ऐसे किसी लड़की को बाहर जाने के लिए पूछा तो वो कभी नहीं मानेगी, तुम्हें ये बात पता तो है ना? हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती है ग्यूल तुम ही फिर कुछ करो, कैसे मैं क्या करूँ? वो कहती है लिसन टू मी हॉबिन, जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करो और सिंपली उससे जाके बाहर जाने के लिए पूछो। अगर तुमने ज़्यादा कुछ किया तो शायद एक लड़की होने के नाते उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा और उसके बाद वो तुम्हें मना कर देगी। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंकता है। तभी वो कहता है वेट अ मिनट, तुम जीनियस हो, सच में बहुत जीनियस। पर ग्यूल बहुत ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है रुको नहीं, अगर तुमने उसे ऐसे पूछा तो शायद वो तुम्हारे साथ बाहर कभी नहीं जाएगी। और दूसरी तरफ हॉबिन सब कुछ अब ग्यूल पर छोड़ता है और कहता है अब जो करना है तुम करो ग्यूल, तुम करो, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ग्यूल सोचती है क्या मैं अब ये श्योर करूँ कि उसके पास जाके वो रिजेक्ट हो जाए? कुछ देर बाद हम देखते हैं उन्हें एक शॉपिंग मॉल में। ग्यूल आके वहाँ पे कहती है प्लीज़ मुझे सबसे गंदा कपड़ा जो है वो दिखाओ, जो कि एक बहुत अच्छी बॉडी अच्छी सुंदर लड़की पर भी सबसे ज़्यादा ख़राब दिखे। वहाँ के स्टाफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है आई एम सॉरी मैम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आप क्या कह रही है। वो कहती है ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिखाओ जो कि एक सुंदर लड़की को भी खराब लगे और अगर मैं उसे गिफ्ट दे दूं तो वो मुझसे हेट करने लगे। वो स्टाफ उसे एक जगह ले जाती है और एक ड्रेस दिखाती है और कहने लगती है वो पर्सन के बारे में आप कुछ बता सकती है मैम?
ग्यूल भूमि के बारे में सब कुछ बताती है, जैसे कि बिल्कुल उसी के तरीके से जैसे कि भूमि की सब कुछ बहुत बड़ी भाई है, 5-7 इंच टॉल है और बहुत फिट फाट है, ऐसे ही सब कुछ बता देती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो स्टाफ जाके उसे एक अजीब से ड्रेस दिखाती है जिसमें कि बहुत सारे डक्स बने हुए हैं। बाय द वे ये ड्रेस मुझे पसंद तो आ रहा है। मुझे ये ड्रेस देखते ही ग्यूल को पसंद आ जाता है और वो सोचती है ये ड्रेस अगर हॉबिन जाके दे देगा तो भूमि तो उसे इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देगी और वो पे करने के लिए भी तैयार होता है। पर तभी हॉबिन की तरफ देखती है और कहती है, हॉबिन क्यों ना खरीदने से पहले एक बार तुम आके इसे देख लो। हॉबिन कहता है, आई एम श्योर तुमने जो भी चुना होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ ग्यूल। तब ग्यूल सामने देखती है और बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो हॉबिन की आंखों में इनोसेंट पना देखता है, वो देख के वो पूरी तरह से पिघल जाता है। हॉबिन को देखने के बाद उसने जो भूमि के साथ वक्त बिताई थी उन सब के बारे में सोचती है, कैसे भूमि उसको पूरी तरह से दोस्त मानती थी, उसके साथ अच्छे से बातें करती थी। और तभी देखते हैं वो उस स्टाफ से कहती है, आई एम सॉरी, मैंने अपना मन बदल लिया है, आई एम सो सॉरी, पर मैं ये नहीं खरीद रही हूँ और इतनी ज़्यादा एनोइंग कस्टमर होने के लिए भी सॉरी आपसे। हॉबिन उस तरफ देखता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है, सब कुछ खरीदने के बाद हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं। हॉबिन बैग में देखते हुए कहती है, क्या बहुत सारे गिफ्ट लेना अच्छा नहीं होता? पर वो कहती है, गॉड तुम सच में बहुत ज़्यादा एनोइंग हो, अगर तुम उसे बिना कोई गिफ्ट दिए भी उससे पूछोगे फिर भी वो तुम्हारे साथ बाहर चली जाएगी, पर इतना सब कुछ करोगे तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। हॉबिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, थैंक्स ग्यूल, तुम्हारी वजह से मैं बच गया, मैं सच में तुम्हें ट्रीट दे दूंगा जब हम लोग डेट करने लगेंगे। बाय द वे तुम्हारी तरफ देख के मुझे नहीं लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, तबीयत तो ठीक है ना? और एक्चुअली हम देखते हैं ग्यूल का हालत इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो कहती है, हो सकता है ये एसी की वजह से है, मुझे इतना ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है ना। और सोचती है शायद मुझे अब फीवर होने वाली है, शायद मुझे ये सब पहनना नहीं चाहिए था। और तभी देखते हैं वो गिरने लगती है। हॉबिन आके उसे पकड़ लेता है और उसे ठीक करते हुए कहता है, अपने आप को संभालो ग्यूल। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, थैंक्स। तभी हॉबिन कहता है, ओ देखो तो मैं सच में भूलने लगा हूँ, मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात भूल गया जो कि मुझे तुम्हें पहले ही दिखा देना चाहिए था। और तभी देखते हैं जो उसने शू खरीदा था वो एक्चुअली ग्यूल के लिए ही था। वो ग्यूल को वो शू दिखाते हुए कहता है, ये शू तुम्हारे लिए। ग्यूल बहुत ज़्यादा हैरान होती है। हॉबिन कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम आज पूरे दिन हील पहनी हुई थी, यहाँ तक कि वो पहन के तुम नॉर्मली वर्क भी नहीं कर पा रही थी। पता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रहा था, तुम इतना ज़्यादा वॉबलिंग जो कर रही थी। वो शू पहना देता है, यहाँ तक कि उसे ग्यूल के पैरों की साइज़ भी पता था। ये देख के ग्यूल बहुत ज़्यादा हैरान होती है, वो बस उसकी तरफ देखने लगती है। और तभी कहती है, आर यू सीरियस हॉबिन? हॉबिन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता, क्या तुम जिस लड़की को पसंद करते हो ये तक नहीं जानते कि उसे क्या पसंद आएगा, पर समहाउ तुम्हें पता है मेरे पैरों का साइज़ क्या है। अगर ऐसे ही करते रहोगे, हम उसे थोड़े से स्माइल करते हुए देखते हैं, उसे ये सब पसंद आया है। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है। हम उन दोनों को वही पार्क में देखते हैं, बैठा हुआ है। ग्यूल की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद उसको फीवर हो चुका है। हॉबिन अपना ड्रेस भी उसे दे देता है और उससे पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? अब अच्छा नहीं होगा कि तुम अपने घर चले जाओ? ग्यूल कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर शायद हम ऐसे बाद में नहीं मिल सकते हॉबिन, जब तुम डेटिंग स्टार्ट कर दोगे। हॉबिन को कुछ भी समझ नहीं आता और कहता है, क्यों नहीं, ज़रूर जा सकते हैं। वो कहती है, ऑफ कोर्स नहीं, कोई भी लड़की को ये पसंद नहीं आएगा कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ हैंग आउट कर रहा है। हॉबिन ये सुन के कहता है, तुम्हारी बात में दम तो है, पर अगर मैं भूमि को साथ ले लूँ तो? वो फिर से कहती है, नहीं वो मैं नहीं चाहती, शायद ये हमारा लास्ट टाइम है जब हम दोनों एक साथ ऐसे हैंग आउट कर रहे होंगे। हॉबिन इसके बाद से केयरफुल रहना कि तुम अगर किसी को डेट कर रहे होगे, किसी और लड़की को अपने कपड़े मत दे देना, किसी और लड़की के पैरों के साइज़ तुमको जानना नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो भूमि को ये बहुत ख़राब लगेगा। इन सब को छोड़ के तुम्हारी पूरी ध्यान भूमि की तरफ होना चाहिए। हॉबिन हंसते हुए कहता है, ग्यूल ऑफ कोर्स मैं आपसे पूरी तरह से ध्यान रखूँगा। ग्यूल उसकी तरफ देखती है और रोने लगती है और कहती है, ये सच में सुन के बहुत अच्छा लगा हॉबिन। वो रो रही है, ये देख के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तभी उसे पकड़ के उसके सर को पकड़ के कहने लगता है, ग्यूल क्या तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें कहा था चलो घर चलो। ग्यूल कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा ना। पर हॉबिन उसके सर में हाथ देता है, देखता है कि उसकी फोरहेड पूरी तरह से जल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है।
ग्यूल वहीं पे उसके छाती पे अपना सर दे देती है और तभी देखते हैं उनके सामने वहाँ पे भूमि आ चुकी है जो कि ये सब कुछ देख लेती है। सो अब आगे क्या होगा? क्या भूमि उनको गलत समझेगी? क्या हॉबिन सब कुछ समझा पाएगा? सो अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।